हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। इससे फर्स्ट वाले वीडियो में जो पार्ट 1 है लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें हम न्यूट्रिशन को डील कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं रिस्पायरेशन को डील। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से है, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन से आप क्या समझते हैं? देखिए, जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग के बीच में, बट दे बोथ आर डिफरेंट प्रोसेसेस। ब्रीदिंग में आप इनहेल एंड एक्सेल करते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू एक्शंस, इनहेल एंड एक्सेल। ओके, बट रिस्पायरेशन डिफरेंट है थोड़ा। देखिए, आप यहाँ देखिए, डाइजेशन जब हुआ था, न्यूट्रिशन वाले पोर्शन में डाइजेशन हुआ था। डाइजेशन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स अगर वाला फॉर्म पकड़े हैं उसे, तो वो किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। उसके बाद डाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था कि जितना भी सिंपल डाइजेस्टेड फूड है, उसे जो ब्लड कैपिलरीज हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं, दे एब्जॉर्ब्ड इट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो विलाय था, उसमें ये कंटेंट चला गया, न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए, ग्लूकोज भी चला गया। अब बॉडी में ये ग्लूकोज चला गया है, तो इसका इस्तेमाल कहीं तो होगा। तो वही रिस्पायरेशन बताता है। रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें आप देखेंगे कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज से क्या बनता है, सिंपली भाषा में अगर कहा जाए तो एनर्जी। तो रिस्पायरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। रिस्पायरेशन इज एन मेटाबॉलिक एक्टिविटी और मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी को रिलीज करने के लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और इसी प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा, अगर जैसे सम अप करें, न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट से हमें मिला ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए। और इतनी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। ओके, अब यहाँ देखिए, आपको काफी सारे एड्स आते हैं, आपने देखे होंगे कि ग्लूकोन डी या ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी। तो वो इंस्टेंट एनर्जी आपको कैसे मिलती है? देखिए, ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही है, ये समझ में आ रहा है। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है, राइट? अगर आप दो केसेस बनाते हैं, पहला, आप खाना खा रहे हैं, फूड लिया आपने, उसका डाइजेशन होगा, देन ग्लूकोज बनेगा, देन एनर्जी। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि फूड का डाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इजीली नहीं होता ना, खाते ही खाना पच नहीं जाता है। इट स्टेज इन स्टमक फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे तक वो उसमें रहता है, 3 से 4 घंटे पेट में रहता है। देन इट विल मूव टू स्मॉल इंटेस्टाइन, देन फर्दर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस। बट अगर आप डायरेक्ट ग्लूकोज ले रहे हैं, तो ये वाला जो स्टेप होना है, ये तो हो ही नहीं रहा है। इतना स्टेप नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आपको एनर्जी यहाँ से मिल रही है, इसीलिए इंस्टेंट एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ग्लूकोज आपने लिया है। आपने कार्बोहाइड्रेट का कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं लिया है, डायरेक्ट ग्लूकोज लिया है। तो ग्लूकोज का डायरेक्ट क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है। ओके, तो रिस्पायरेशन क्या है? इट इज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हम में होती है, विच टेक प्लेस इन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स और जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज इज यूटिलाइज और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन टू फॉर्म एनर्जी। Now, next question. What is the first step of breaking down of glucose and where it take place? यहाँ पे दो क्वेश्चंस है ऐसे ही, ये वाला क्वेश्चन एंड इसके बाद वाला कि define aerobic, anaerobic and write the end product of respiration, presence, absence and lack of oxygen in the location where it does take place. आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा चार्ट दिया गया है रेस्पिरेशन को सम अप करने के लिए। तो एक बार यहाँ पे बना लेते हैं। ग्लूकोज है, ग्लूकोज पहले बनाएगा पायरुवेट, पायरुवेट से ऑक्सी एक रिएक्शन आपका गया है, अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक में आपने देखा होगा कि इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस एनर्जी बनेगी। और एक में आपने देखा होगा बनेगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ओके, ये सम अप है रेस्पिरेशन का। चलिए, इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में देखते हैं।
आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड वेयर इट टेक प्लेस। तो ग्लूकोज ये है, ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन होने का फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन। पायरुवेट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3C प्रोडक्ट होता है, ओके। और ये प्रोसेस को अगर आप सिर्फ इतने स्टेप को बोलें, इस प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। और ये स्टेप होता है आपका साइटोप्लाज्म में। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो आपको बुक में दी हुई ये टेबल डेफिनेटली आनी चाहिए। ऑल्दो वैसे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो इस टेबल को याद करने का कोई नीड नहीं है, आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, और इनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और जब ऑक्सीजन की कमी है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए, पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन को समझते हैं। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एनर्जी में होता है तो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहता है। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एनर्जी में हो रहा है, ग्लूकोज से एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, दैट रिएक्शन शुड बी टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उस रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एरोबिक, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन इज रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से तो समझ में आ गया कि ग्लूकोज से एनर्जी बन रहा है, बट व्हाट डज दिस एरोबिक मीन्स। एरोबिक मीन्स दैट respiration is taking place in the presence of oxygen, okay। और एनएरोबिक में आगे से एन लग गया है, मतलब नहीं, जो रिस्पायरेशन ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन है, अब उसको होने के लिए ऑक्सीजन का नीड नहीं है। तो एनारोबिक में क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा ही नहीं, ठीक। चलिए, अब वापस ये वाली इस पे स्विच करते हैं। ग्लूकोज से पहले पायरुवेट बन गया था साइटोप्लाज्म में। नाउ जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये रेस्पिरेशन होता है तो पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी रिलीज होते हैं। पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है फर्दर, क्योंकि ग्लूकोज से पहले पायरुवेट बना है, अब पायरुवेट से क्या क्या बनेगा, एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। जब absence ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, दैट इज व्हाट, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तब प्रोडक्ट होते हैं आपके एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। बट कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं है बट उसकी कमी है। और कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो द प्रोडक्ट विल बी लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ओके। तो ये वाला जो रिएक्शन है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुवेट से इसका बनना, ये आप फर्मेंटेशन रिएक्शन पढ़े हैं, तो ये आपको यीस्ट में मिल जाएगा। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये आपको मसल सेल्स में मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो एक बात ध्यान रखने वाली है कि वेदर द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ मैटर नहीं करता है। भले ही वो हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करें या किसी बैक्टीरिया, जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उसमें रेस्पिरेशन का मैटर, जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हो रहा है, जो पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप विल बी सेम फॉर ऑल। क्योंकि पहले स्टेप के ब्रेकिंग डाउन के लिए, ग्लूकोज से पायरुवेट के फॉर्मेशन के लिए, यू डजंट नीड ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये प्रोसेस एरोबिक में भी सेम होती है, एनारोबिक में भी सेम होती है। चीजें कहाँ से बदलती है, पायरुवेट से जो अब चीजें फॉर्म होंगी उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बिकॉज पायरुवेट से CO2 H2O और एनर्जी बनानी है तो वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। अगर पायरुवेट से इथेनॉल CO2 एनर्जी बनना है तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है। और लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होना है तो ऑक्सीजन का कमी होनी चाहिए। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, इट इज विल बी सेम फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स जो रिस्पायरेशन की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। तो इसके साथ ये वाला आंसर भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज सडन एक्सरसाइजेस कॉजेस क्रैम्प।
ये भी रिलेट करता हुआ है इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। हमने पढ़ा था कभी-कभी रेस्पिरेशन मसल सेल्स में होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में। तो कभी आप सडनली एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए आपने एक्सरसाइज नहीं करी और एक दिन जोश आया बिल्कुल भर-भर के हमने कर दिया 1 घंटा लगातार एक्सरसाइज या बहुत एक्सेसिव अमाउंट में हम दौड़ लिए, तो आप थोड़ी देर बाद फ़ील करेंगे आपके जो पैरों में है दर्द होने लग गई है। आप अगले दिन तो आप चलने में भी दिक्कत होगा क्योंकि आपने एकदम से सडनली एक्सेसिव एक्सरसाइज करी है, राइट? इससे क्या होता है आपकी मसल सेल्स को एनर्जी चाहिए, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। आप अभी तक वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते थे, आप सडनली वो चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट है, स्पेशली आपकी मसल सेल्स को। इतना अमाउंट का ऑक्सीजन क्या होता है? फिर ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन की लैक में वहाँ पे क्या होता है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि एट दैट वेरी इंस्टेंट एनर्जी तो रिक्वायर है। आप दौड़ रहे हैं, आपको एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी एकदम से कहाँ से आएगी? तो आपकी बॉडी में एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है जो कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप देख रहे हैं जब ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है तो देयर विल बी एक बाय प्रोडक्ट दैट इज लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड आपकी मसल सेल्स में एक्यूमुलेट होता रहता है और इसी की वजह से आपको क्रैम्प्स होते हैं सडन। ओके, इसीलिए आपको कभी भी एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है बिकॉज एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन की वजह से आपको क्रैम्प्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन? अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? ये जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है, रेस्पिरेशन समझ में आया, ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन होना, ये सेल के अंदर हो रहा है। दिस इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर ये प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, दिस इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब बात ये आई है, हमने यहाँ पे देखा कि भाई एनर्जी तो तीनों केसेस में बनी है ऑब्वियसली, क्योंकि रेस्पिरेशन का काम है एनर्जी बनाना। ऐसा नहीं होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बनेगी, एनारोबिक में नहीं बनेगी, ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन में नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होता है। जो रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन का काम है एनर्जी बनाना। भले ही बाय प्रोडक्ट कुछ भी बने लेकिन एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी। ओके, तो क्वेश्चन इज कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी बनी है अब उसका क्या होगा? अब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान हमने ग्लूकोज से क्या बना दी है, एनर्जी बना दी है। अब ये जितनी भी एनर्जी बनाएंगे आप सब तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके सेल को सारा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो होता क्या है कि इस एनर्जी को यूज किया जाता है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जिसे हम बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल है जिसको किससे बनाया जाता है, एनर्जी से। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो आपका एनर्जी रिलीज हुआ है उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, उस एनर्जी को यूज कर दिया जाएगा एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे कितने ट्राइफॉस्फेट है, कैसे बनता है? एक मॉलिक्यूल होता है एडीपी, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एनर्जी यूज करके इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को जोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से अब इसके पास 3 फॉस्फोरस हो जाते हैं, एटीपी। 3 फॉस्फोरस के वो हो जाएंगे, ठीक है। तो एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, इसका बना दिया जाता है एटीपी। अब फर्दर आप देखेंगे कि एटीपी बना के क्या करना है, राइट? अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। व्हाई डज एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? ओके, एटीपी बन गई है। अब एटीपी का एनर्जी करेंसी क्यों कह रहे हैं? और इस एटीपी का, वैसे आपको बता दूं कि जब एनर्जी से एटीपी बना दिया है, अब जब मान लीजिए सेल है, सेल में आपका रेस्पिरेशन परफॉर्म हुआ है और रेस्पिरेशन परफॉर्म होने की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी है रिलीज हो गई है, इस एनर्जी को एटीपी में चेंज कर दिया जाता है क्योंकि सेल को इतना एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट नहीं होने, इतनी मुश्किल से एनर्जी बनी है उसको वेस्ट करके क्या ही करेंगे। तो एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। नाउ, अब जब सेल को एनर्जी का दोबारा रिक्वायरमेंट है, सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी, आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा होगा, राइट? तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी सेल्स के अंदर जो एंडोथर्मिक होंगी। एंडोथर्मिक मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिनको कैरी ऑन होने के लिए दे रिक्वायर्ड एनर्जी, उनको एनर्जी चाहिए उस प्रोसेस को करने के लिए। तो सेल के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो जिनको एनर्जी चाहिए होने के लिए, तो उस वो रिएक्शन करने के लिए इस एटीपी से वापस क्या कर दिया जाता है, एनर्जी का फॉर्मेशन। इसमें लिंकेज बॉन्ड होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और जिसकी वजह से क्या रिलीज होती है,
एनर्जी। तो कुछ नहीं करा है, सिंपल सी बात है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन से हमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिली थी, उस एनर्जी का यूज़ किया है एटीपी बनाने के लिए, क्योंकि पूरा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। उस एटीपी को जब सेल को अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस परफॉर्म करनी है, एंडोथर्मिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो उस एटीपी से वापस एनर्जी मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल सेल करता है। आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारी लाइन है इससे रिगार्डिंग, एक बार मैं उसे आपको बताती हूँ। देखिए, क्या लिखा है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, which is used to fuel all the other activities in the cell. जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी का इस्तेमाल एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए करते हैं, दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और बाद में यही मॉलिक्यूल बाकी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उनको क्या करता है? फ्यूल अप करता है। फ्यूल मतलब उनको करने के लिए उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ इन दीज प्रोसेसेस मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो सेल के अंदर हो रही हैं जिनको एटीपी का यूटिलाइजेशन चाहिए, ठीक है? In these process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy, which can drive the endothermic reaction taking place in the cell. इन रिएक्शंस के लिए क्या होगा कि एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, एटीपी ब्रेक करेगा और एक डेफिनेट अमाउंट की एनर्जी रिलीज करता है, जो सेल के अंदर हो रही एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या है? जरूरी है। अब भाई सेल के अंदर अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शंस परफॉर्म हो रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को क्या चाहिए? हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वही एनर्जी एटीपी के ब्रेकडाउन होने से मिलती है। ओके, यहाँ पे देखिए, तो हुआ क्या? एनर्जी से एटीपी का फॉर्मेशन, एंड जब सेल को रिक्वायरमेंट है वापस एटीपी से एनर्जी का फॉर्मेशन। ओके, नाउ व्हाई डज एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों कह रहे हैं आप? ये कुछ ऐसा सिस्टम है ना, जैसे आपके पास जो आपकी करेंसी, हमारी करेंसी रुपया, रुपी, ठीक है? आपने उसे दिया, दुकानदार को, शॉपकीपर को दिया, और आपको जो चीज चाहिए थी आपने वो ले ली। मतलब आप अपने रुपीस को खर्च करके, उसको यूज करके आप अपनी इस्तेमाल की चीज ले रहे हैं। सेम सेल भी तो ये करता है। सेल एटीपी का इस्तेमाल करता है, एटीपी को दे देगा, देगा किसी को नहीं है, ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे अलग सेंस है, ऐसा कोई शॉपकीपर नहीं है। बट एटीपी का इस्तेमाल करके वो ले क्या रहा है? एनर्जी। जैसे हम रुपीस दे करके अपने इस्तेमाल की चीज लेते हैं, तो सिमिलरली एटीपी का यूज करके उसे एनर्जी मिल रही है, इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल बोला जाता है। जब एक एटीपी का ब्रेकडाउन होता है तो अप्रोक्स 30.5 किलो जूल, आई थिंक, यस, 30.5 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी आपका रिलीज होता है। ओके, नाउ व्हाई प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट व्हाइल ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे? ओके, इंटरेस्टिंग। बिकॉज हमें पता है कि डे के टाइम पे प्लांट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान आप, हम ह्यूमन बींग्स, वी आर और एनिमल्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम क्या रिलीज कर रहे हैं? CO2। तो नेचर में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है। फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म कर रहा है? प्लांट्स। प्लांट्स को क्या रिक्वायरमेंट है? CO2। तो ये क्या करते हैं? दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल से इसका रिडक्शन करके क्या बनाते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और इसमें फर्दर एक्टिविटीज भी होती है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग, जिससे आपका ऑक्सीजन बन जाएगा। अब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान बन रहा ऑक्सीजन उनके लिए इस्तेमाल में नहीं आता। दे इट इज लाइक अ बाय प्रोडक्ट, उनके मेन प्रोडक्ट के साथ बना हुआ एक बाय प्रोडक्ट है, उनको नहीं चाहिए वो रिक्वायरमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो चीज का हमें है, कोई भी चीज का हमें रिक्वायरमेंट नहीं होता, हम उसे बॉडी के बाहर, हम जैसे हमारे, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमारे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? हमारे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू आ रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे नहीं, हम इसे क्या कर रहे हैं? एक्सेल कर दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं। सिमिलर प्लांट्स में बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या बन रहा है? ऑक्सीजन। अब दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही, तो दिन के टाइम पे ऑक्सीजन बन रहा है। ऑक्सीजन प्लांट को चाहिए नहीं, तो ये प्लांट रिलीज कर दे रहे हैं डे टाइम पे। लेकिन अब अगर नाइट की बात की जाए, अगर डेजर्ट प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बिकॉज वो तो रात को परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी, राइट? तो वो रात को एक्टिविटी परफॉर्म करें, ठीक है। नाइट टाइम पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होनी नहीं है, नहीं होगी। तो प्लांट को CO2 से
कार्बोहाइड्रेट जो बनना था वो बनेगा नहीं। जब वो बनेगा ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो उस CO2 को भी क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। इसीलिए आपके जो बड़े हैं वो आपको एडवाइस करते हैं कि रात को भले गर्मी कितनी हो, मतलब लोग पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात को बाहर सोते हैं ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है गाँव वगैरह में, यहाँ भी कहीं भी। ठीक है? तो इसलिए नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के नीचे तो स्पेसिफिकली नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते, दे रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एक्वेटिक एनिमल हैव फास्टर ब्रीदिंग रेट इन कंपैरिजन टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, हम एक्वेटिक एनिमल्स में आ गए आपकी फिशेस वगैरह, ठीक है। अब बात ये है कि एक्वेटिक एनिमल का ब्रीदिंग रेट फास्टर क्यों होता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल? ओके, आपका ऑक्सीजन का कंटेंट, ऑक्सीजन वाटर बॉडीज में क्या होती है, डिसॉल्व होती है। तो वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम है इन कंपैरिजन टू जो वाटर, जो सॉरी जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है उसकी। हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट के ऑक्सीजन है, इसीलिए हम थोड़ा स्लोली ब्रीथ कर रहे हैं विद कंपैरिजन टू द एक्वेटिक एनिमल। अब क्योंकि वाटर में प्रेजेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, इसीलिए वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग रेट फास्ट कर देते हैं। ये समझिए, कुछ ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपके टीचर ने आपको आपको पढ़ा है 5 डेज का हॉलीडे, ओके, और आपको टोटल पेजेस हैंड राइटिंग करनी है, दैट इज 15। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के बच्चे हैं। मान लीजिए जो पूरा 5 डेज आपको ठीक है, 5 डेज हॉलीडेज मना रहे हैं, मतलब हॉलीडेज इन द सेंस कि दे डू नॉट हैव एनी वर्क सिवाय स्कूल स्कूल का के काम करने के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 3 डेज है, बट दे हैव टू इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज फॉर 2 डेज, उन्हें कुछ अदर एक्टिविटीज परफॉर्म करने हैं। लेकिन इसका मतलब कि मतलब अगर ये स्कूल का होमवर्क करने के लिए, इन जो फर्स्ट ग्रुप है स्टूडेंट्स के, इनके पास 5 दिन है, और दूसरे ग्रुप के पास सेकंड डे 2 ही दिन है, मतलब जो दूसरा ग्रुप है उनके पास 3 ही दिन है। तो अब ये कैसे मैनेज करेंगे, काम तो पूरा 15 दिन का करना है। तो ये एक दिन में कितने पेजेस कर रहे हैं, 3 पेजेस कर रहे हैं नॉर्मल। तो ये हो गया टेरेस्ट्रियल। हम कंपैरेटिवली करें ना, ये आप टेरेस्ट्रियल ले लीजिए, इन्हें एक्वेटिक हो गया ये वाला। अब ये जो थर्ड डे वाले हैं, इनको भी, ये जो तीन, जिनके पास 3 ही दिन है, उनको भी 15 ही पेजेस काम करने हैं। तो ये क्या करेंगे, ये एक पेज में 3 पेज, एक दिन में 3 पेज ना करके एक दिन में कितने काम काम करेंगे, 5 पेजेस, 5 पेजेस। तो अपना ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसको पूरा कवर अप कर ले रहे हैं। तो यही काम एक्वेटिक एनिमल करते हैं। हमारे कंपैरिजन में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में, एक्वेटिक एनिमल फास्टर ब्रीदिंग करते हैं। फास्टर ब्रीदिंग करते हैं तो अमाउंट, जितने अमाउंट का ऑक्सीजन देयर बॉडी रिक्वायर्ड, तो वो गेट ले लेते हैं उसे, ठीक है। नाउ, हाउ डज फिशेस परफॉर्म ब्रीदिंग? अब फिशेस ब्रीदिंग कैसे परफॉर्म करती हैं? हमारी तरह सांस नहीं लेती हैं, लेती हैं मीन्स ऐसे ही नॉस्ट्रल्स के थ्रू नहीं लेती हैं, लंग्स नहीं में नहीं जाके फिल्टर डिफ्यूजन होता है, ओके। तो कैसे, तो जो फिशेस हैं वो वाटर लेंगी माउथ के थ्रू, पानी लिया, माउथ ओपन करा, पानी लिया अंदर, पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन है, उन्हें तो डिसॉल्व ऑक्सीजन सेपरेट करनी है ना, हमारी तरह सांस लेके हम गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, ये नहीं करना उन्होंने। उन्होंने क्या करना है, माउथ के थ्रू वाटर लेंगे, वाटर के, वो उस वाटर को पास करवाते हैं गिल से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द फिशेस, गिल से पास करवाते हैं। गिल्स में एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है, दैट इज डिफ्यूजन। और आपको पता है डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ gaseous exchange but from the region of high concentration to the region of low concentration। पैसिव प्रोसेस है ना, विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट ये प्रोसेस होता है। एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस, दो टाइप की प्रोसेसेस होती हैं। एक्टिव प्रोसेस, जिसको करने के लिए एनर्जी का होना जरूरी है, मतलब आपको एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है। बट पैसिव प्रोसेस बिना एनर्जी की यूटिलाइजेशन की हो जाती है। अब क्योंकि ज्यादा से कम जगह तो चीजें आसानी से फ्लो कर जाती है। मान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कुछ ऐसा कि यहाँ पे वाटर, ओके ये समझ लीजिए, ये एक घर है, उसके ऊपर एक सिंटेक्स है, ओके, यहाँ की अंडरग्राउंड टैंक है। अगर मैंने यहाँ पे से कोई पाइप लगाया है, मान लीजिए इससे कनेक्शन है इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पानी नीचे
नीचे यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कम अमाउंट में है या नीचे पानी है, नीचे है, उसका हाइट भी कम है। यहाँ से उसे आपको यहाँ पहुँचाने के लिए आपको क्या मोटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसे एज़ अ लो कंसंट्रेशन ले लीजिए और इसे एज़ अ हाई कंसंट्रेशन ले लीजिए, ठीक है? तो यहाँ से आपको पानी ऊपर पहुँचाने के लिए आपको मोटर का इस्तेमाल करना पड़ा, मतलब आप एनर्जी का यूटिलाइज़ेशन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे कोई टैप खोल दूँ या यहाँ पे ये जो पाइप है कनेक्शन टूट जाए तो पानी अपने आप यहाँ से नीचे आएगा। आपको यहाँ से नीचे को पानी लाने के लिए मोटर का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, वहाँ पे पानी अप डेफिनेट है, ऑल्दो यहाँ पे तो हाइट का कांसेप्ट लग गया है, बट मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो कभी भी जब अमाउंट कम है, अमाउंट इन द सेंस कंसंट्रेशन कम है, तो कंसंट्रेशन कम से ज़्यादा वाले कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। और अगर हाई कंसंट्रेशन है, वहाँ से लो कंसंट्रेशन की मूव करने के लिए आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव प्रोसेस, इट डज़न्ट नीड एनी एनर्जी। ओके, तो जो फिशेस हैं वो ब्रीदिंग कैसे परफॉर्म कर रही है, वो माउथ से वाटर ले रही है, उस वाटर को पास करवा रही है थ्रू द गिल्स। गिल्स में ब्लड कैपिलरीज का सप्लाई होगा, वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस परफॉर्म होती है, एंड इस तरीके से आपके जो फिशेस हैं वो ब्रीदिंग परफॉर्म कर रही है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द surface across which exchange of gases take place। गैसियस एक्सचेंज जिस सरफेस के थ्रू होता है, उस सरफेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहले अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर हम उनमें बात करें, तो हम में किस सरफेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। तो हमें जिस सरफेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है उसे बोलते हैं एल्वियोलाई। होता है ना, दे आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो एंडेड होते हैं, आपके एंड पॉइंट्स होते हैं लंग्स में, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो इस सरफेस का कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये क्या होना चाहिए, थिन। क्योंकि अगर थिन होगा तो इजीली गैसेस क्या कर जाएंगे, डिफ्यूज आउट, कवर कर जाएंगे, डिफ्यूजन को होने में कम टाइम लगेगा। दूसरा, ये काफी क्या होती है, डेलिकेट होती है। तीसरा, ये मॉइस्ट होनी चाहिए, मॉइस्ट सरफेस होनी चाहिए, ताकि गैसेस का डिफ्यूजन होने से पहले गैस उसमें डिसॉल्व हो सके, तभी तो डिफ्यूजन होगा, ठीक है। चौथा, वो डिफ्यूजन करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसी सरफेसेस की जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ब्रीथिंग टेक प्लेस इन ह्यूमन। ये थोड़ा एलैबोरेटिव है, इसको डिटेलिंग से पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला आता है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर गई, ठीक है, ट्रैकिया में चलेगी। ट्रैकिया इज द विंड पाइप, विंड पाइप के थ्रू ये जाएगा ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई डिवाइडेड होती हैं ऐसे ब्रोंकियोल्स में, फर्दर ब्रोंक्यूल्स डिवाइडेड होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, इस तरीके से ना। जैसे आपने पेड़ में देखा होगा, हमें ये आता है, फिर आपका मेन ब्रांचेस, स्टेम्स, मेन ब्रांचेस, ब्रांचेस से और फर्दर, इस तरीके से। सिमिलर ऐसा ही आपका किस में होता है, लंग्स में होता है। और हर ब्रोंक्यूल के एंडिंग में बैलून लाइक स्ट्रक्चर और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई, जहाँ पे मेन गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब ब्रीदिंग कैसे हो रही है ये पूछा है, तो ये तो शॉर्ट अप था, चलिए इसे सम अप करते हैं। जब आपने देयर देखिए प्रेशर की डिफरेंस की वजह से आप सांस ले पाते हैं, सांस छोड़ पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, आपका रिबकेज, डायफ्राम, ओके, एंड आपका लंग्स का वॉल्यूम, ठीक है। चलिए, इस तरीके से होता है, और इसके नीचे होता है डायफ्राम ऐसे। अच्छा, ये जो स्टेट है इसका, ये रिलैक्स स्टेट है, ओके। अब होता क्या है, जब आप इनहेलेशन के दौरान क्या प्रोसेस होती है, जब आप इनहेल कर पा रहे हैं तो क्या प्रोसेस होती है। इनहेल के दौरान आपका रिब केज अपलिफ्ट होता है, आप इसे फील कर सकते हैं। ये चीज एक्टिविटी ऐसी है कि आप इसे
एक्सपेरिमेंटली करके आप इसे वो कर सकते हैं, ठीक है? तो रिब केज अपलिफ्ट हो रहा है जिसकी वजह से जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा लंग्स के अंदर, ठीक है? इसको और इंक्रीज करने के लिए ये जो डायफ्राम अपने रिलैक्स स्टेट में होता है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने में ये ऊपर से शिफ्ट होके कहाँ जाएगा? ऐसे नीचे। अगर ये ऐसे फ्लैट हो गया है तो क्या इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अगेन इंक्रीज हो गया है थोरैक कैविटी का? ये थोरैक कैविटी होती है, ठीक है? डायफ्राम का कर गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, रिबकेज अपलिफ्ट हो गया है, टोटल मिला के लंग्स का जो अंदर एल्विलाई के अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स रिलेशन में। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब बाहर बाहर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू अंदर, जो अंदर है, इसीलिए बाहर ज्यादा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ऑक्सीजन मूव कर जाती है। अब जब आप एक्सेल करते हैं तो यही एक्टिविटीज रिवर्स में चलती है। आपका रिब केज जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, आपका डायफ्राम रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा, वापस कैसा हो जाएगा? ऐसा, ठीक है? आपका जो लंग वॉल्यूम है डिक्रीज कर जाएगी और आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो जब आप एक्सेल करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर होता है, ठीक है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाती है? बाहर रिलीज हो जाती है, ठीक है? ये दोनों प्रोसेस होती है। आपको याद रखना है कि किस दौरान जो डायफ्राम है कॉन्ट्रैक्ट करता है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इस तरीके से ये चीजें वर्क करती है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पूछा नहीं गया बट एडिशनली है, थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए हमने पढ़ा था कि ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी, और हर किसी के एंडिंग में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हमने अल्वेलाई बोला। अगर मैं से वॉल्ड एज ए मेम्ब्रेन है तो इसको एज ए मेम्ब्रेन दिखा रही हूँ, ठीक है? इसके अंदर क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज का सप्लाई होता है। ये क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है। अब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंटेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन का कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड कैपिलरीज में जो हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ बाइंडेड होता है? CO2 के साथ बाइंडेड होता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या करता है? CO2 को छोड़ करके किसके साथ बाइंड हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा और CO2 को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से CO2 यहाँ एल्वियोलाई के स्पेस में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? फिर आप एक्सेल परफॉर्म करते हैं। ये एक्टिविटीज कहाँ चलती है? एल्वियोलाई में, ठीक है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट? आपके जो थ्रोट है, जो ट्रैकिया है, वहां पे क्या प्रेजेंट होती है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये सिंपली उसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। अगर आप मतलब कोलैप्स करने से उसे बचाती हैं, उसको कोलैप्स नहीं होने देंगी, ठीक है? नाउ हाउ लंग्स आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो लंग्स का डिजाइन इसी तरीके से किया गया है कि लास्ट में उसमें दे हैव अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि एल्वेलाई है, जो सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज को क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है, ठीक है? यहाँ पे किसका फॉर्मेशन है या किसकी प्रेजेंस है? एल्वेलाई का। इनका काम, इट मैक्सिमाइज द एरिया और सरफेस एरिया फॉर gaseous exchange. Okay, now respiratory pigment in human beings, मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है बिकॉज देखिए डिफ्यूजन डिफ्यूजन हो रहा है बट डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट, राइट? हम इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हम में सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू हमारे एवरी पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं जा सकता और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। आप इसे लिंक कर पा रहे हैं कि हमें ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। कहाँ से आएगा? हम ब्रीदिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रीदिंग परफॉर्म कर रहे हैं। एल्वियोलाई के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है? अब डिफ्यूजन हो रहा है,
ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होता है, वो डिफ्यूजन से होता है, बट क्योंकि हमारा बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स है, हम हर सेल तक डिफ्यूजन के थ्रू वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते। तो हमारी बॉडी में ब्लड में एक पिगमेंट घूमता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसका काम है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये दोनों एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ, और उस ब्लड को लेके जाता है। फिर वो ब्लड हार्ट में जाता है। ये एक्टिविटीज में आपको अच्छे डिटेलिंग से बताऊंगी ब्लड सर्कुलेशन के साथ, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के साथ आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ऑक्सीजन आपका बॉडी में जा रहा है, हर सेल तक कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो ब्लड सर्कुलेशन पे जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अगर आपको ये वाला पोर्शन क्लियर करना है उसमें क्लियर अप हो जाएगा। ओके। तो ह्यूमन इसीलिए हमें डिफ्यूजन से एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती, इसीलिए हमारी बॉडी में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और हमारी बॉडी में पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम आपकी बॉडी में आपके ब्लड को रेड कलर परफॉर्म देना नहीं है, उसकी वजह से रेड कलर हो जाता है, बट उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम है रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह एक्ट करना। ओके। नेक्स्ट, हाउ स्मोकिंग कॉजेस इन्फेक्शन, कफ एंड लंग कैंसर। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक कवर्ड होता है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। तो जब आप स्मोक करते हैं ये सीलिया डैमेज हो जाते हैं। इन सीलिया का काम होता है ये बाहर से आ रहे जो कार्सिनोजेंस है, कार्सिनोजेंस मतलब ऐसे एजेंट्स जो कैंसर कॉजेस करते हैं, और बैक्टीरिया जो जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो आ रहे हैं उनको ट्रैप कर ले। बट अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये सीलिया डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आ रहे बैक्टीरिया जो कार्सिनोजेंस हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनको नहीं रोक पाते, और इन्हीं इसकी वजह से आप सफ़र करते हैं इन्फेक्शन से, कफ से, इस लंग कैंसर से। ओके। तो आई होप कि आज का जो ये लेक्चर है आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हेल्पफुल रहा है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, देन डू लाइक शेयर फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन और फर्दर जो वीडियोस अपलोड करेंगे उसके लिए, एंड आप अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।